Hello guys, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. आज आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी को आसान बनाने के लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं फ्रॉम द ग्रुप 15 एलिमेंट्स और वो टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो बहुत सारे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस और उन सब के आपको नाम और फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए स्पेशली फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। तो उसको आज हम एक बहुत ही इजी ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन तक उनको बहुत अच्छे से याद रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को जानने से पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं। तो ऑक्सो एसिड्स को हम ऑक्सी एसिड्स भी कहते हैं और अगर हम सिंपली नाम को देखें तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स बन जाएंगे ऑक्सो एसिड्स। इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होने वाला है और साथ में एटलीस्ट एक और एलिमेंट जरूर होगा। अगर हम उस एलिमेंट को Z कहें तो Z और O और H, ये तीन एलिमेंट्स इस ऑक्सो एसिड में प्रेजेंट होंगे और ये जरूरी है कि ये Z OH के साथ एक बॉन्ड जरूर फॉर्म करें, राइट? तो ZOH एक बॉन्ड होना इस ऑक्सो एसिड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम इस ऑक्सी एसिड को का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा टू फॉर्म H आयंस और साथ ही में बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन ऑफ द एसिड। और ये H आयंस आप सब जानते हो कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये OH ग्रुप हर एक ऑक्सी एसिड में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है HXZYOZ। इसका मीनिंग क्या है? ये तीन डिफरेंट नंबर्स में ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन Z और O एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं है इन तीनों का नंबर डिफरेंट ही होना चाहिए, सेम भी हो सकता है। ठीक है, अब ये Z एलिमेंट कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स देने वाले हैं जो कि कॉमन जो ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं और साथ ही में उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स भी हैं। तो जो जनरली एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं वो है P ब्लॉक एलिमेंट्स और जनरली ये नॉन मेटल्स हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई फॉर्म नहीं करता। जैसे कि D ब्लॉक में से मैंगनीज है, क्रोमियम है, ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉन मेटल्स ही फॉर्म करेंगे। डू रिमेंबर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में हम इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं और वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ही ये ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं। ये एक ही ऑक्सो एसिड नहीं फॉर्म करेंगे, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं और उन ऑक्सो एसिड्स में इन एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। और इन कंपाउंड्स को जब आप नेम करोगे, जब हम इनके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी और साथ ही में ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इसलिए इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट साथ में लिखी है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं P ब्लॉक के जो जनरली ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं? वो है बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनके साथ साथ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको कैसे याद करेंगे? वो बहुत आसान है। जितने भी इस एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है। 13 में से D ब्लॉक के अगर 10 एलिमेंट्स माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 3। 13 माइनस 10 इज 3। आई होप आप लोगों ने ये याद है आपको कि कैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो 10 माइनस 13 minus 10 is going to be 3. So 3 is going to be the number of valence electrons in boron और साथ ही में उसकी oxidation state भी हो जाएगी 3.
राइट। फिर उसके बाद कार्बन सिलिकॉन 14 ग्रुप, 14 माइनस 10 करोगे तो 4, highest oxidation state will be 4 equal to the number of valence electrons. Similarly nitrogen family में 5 valence electrons, highest oxidation state 5, oxygen family में 6 और halogens में 7। ठीक है, तो highest oxidation states याद हो गई, वेरी गुड। अब हम शुरू करते हैं कि कैसे इन जनरल अगर कोई भी ऑक्सी एसिड को आपको नेम करना हो तो कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। उसके अंदर क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं, तो हम उन ऑक्सी एसिड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सफिक्सेस और कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। सिफिक्स जो एक कॉमन वर्ड रूट के पीछे लगाया जाएगा, प्रीफिक्स जो कि उस वर्ड रूट के आगे लगाया जाएगा। और इन ऑक्सो एसिड्स में हमारे पास दो सफिक्सेस हैं, सफिक्सेस जिसको हम एक कॉमन वर्ड रूट के पीछे लगाते हैं, और उन दो सफिक्सेस के बेसिस पे हमारे पास इन ऑक्सो एसिड्स के लिए दो पेरेंट एसिड्स हैं। कौन से एसिड हैं? हमारे पास पेरेंट एसिड्स हैं, एक इक एसिड और एक अस एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड है और HNO2 नाइट्रस एसिड है। तो इक एसिड और अस एसिड। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे नाइट्रिक एसिड में, आई होप आप लोगों को मालूम है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन की हमें ढूंढनी है तो वो हो जाएगी x, राइट। ऑक्सीजन की -2, सो 3 × -2, और इस सब का सम करेंगे तो दैट विल बी 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी +5। और HNO2 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी +3। तो यहां से हम ये क्या देख सकते हैं कि जो इक एसिड होगा उसकी अस एसिड से हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के एसिड हैं, उसमें एक है इक एसिड्स और एक है अस एसिड्स, और इक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट अस एसिड से हमेशा ज्यादा होगी। इनफैक्ट अगर हम एलिमेंट्स के नाम में भी देखें तो ये प्रिंसिपल इक और अस का फॉलो होता है। कैसे फॉलो होता है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने आयरन को स्टडी किया तो आयरन में हमारे पास फेरिक फॉर्म है और फेरस फॉर्म है। फेरिक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, फेरस की +2 होती है। तो फेरिक का इक और अस हमेशा इक की ऑक्सीडेशन स्टेट अस से ज्यादा होगी। स्टैनिक स्टैनस +4 +2। सिमिलरली मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरस है, प्लम्बिक है, प्लम्बस है। तो हमेशा आप देखोगे कि इक की ऑक्सीडेशन स्टेट अस से ज्यादा होती है, और ऑक्सी एसिड्स में भी ऐसा ही होगा। तो चलिए अब हम नाम शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक जनरल प्लान देने वाली हूँ, एक जनरल ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आप सारे ऑक्सो एसिड्स को याद कर सकते हो, और फिर हम 1 बाय 1 उसके अंदर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के नाम लिखते जाएंगे, उसके फॉर्मूलाज को साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पेरेंट इक एसिड से। पेरेंट इक एसिड का जो भी फॉर्मूला होगा उसमें से आप एक ऑक्सीजन को माइनस कर दोगे तो मिलेगा पेरेंट अस एसिड। पेरेंट अस एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो हमें मिलेगा हाइपो अस एसिड। पेरेंट अस एसिड को अगेन अगर हमने और उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का नंबर कम कर देंगे तो हमें मिलेगा मेटा अस एसिड। ऐसे ही अगर पेरेंट एक एसिड ने और उसमें से भी एक H2O को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा मेटा इक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट अस एसिड, उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए या 2 मोल्स ले लिए, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल कम कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पायरो अस एसिड, और इसे हम डाई अस एसिड भी कहते हैं। अभी ये मुश्किल लग रहा है, दोबारा से जब मैं आपको फास्फोरस के सारे ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलाज लिख के दिखाऊंगी तो वो आसान हो जाएगा, और इससे आप जब खुद से 2 बारी लिखेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
डू नॉट वरी। ठीक है, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल सिमिलरली अगर ऐसे ही पेरेंट एक एसिड के होंगे और उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पायरोइक एसिड या डाइइक एसिड। अब पेरेंट एक एसिड में से हमने ऑक्सीजन माइनस किया, पेरेंट अस मिला। इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस किया, हाइपो अस मिला। अब पेरेंट एक एसिड का हाइपो कहाँ है? वेल अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम पेरेंट एक एसिड में से ऑक्सीजन माइनस कर रहे हैं तो हमें तो अस एसिड मिल रहा, तो ऑब्वियसली इसमें से एक माइनस करने से काम नहीं चलेगा। मगर एक और नाम है जो कि हम इस पेरेंट एक एसिड से सिंपली डिराइव कर सकते हैं, और वो है एक ऑक्सीजन ऐड करके। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन अगर हम पेरेंट एक एसिड में ऐड करेंगे तो वेल हमें मिलेगा पर ऑक्सोइक एसिड। ये जनरल फॉर्मूला आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो ऑक्सो एसिड्स के जनरल फॉर्मूला है ये आपको बाकी के एलिमेंट्स के ऑक्सो एसिड्स के भी याद करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को स्टडी करना है, ऑक्सो एसिड्स हेलोजेंस को स्टडी करना है, तो उसमें भी ये सब जो नाम आप सीख रहे हो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो नाम है वो है कि हम पायरोइक एसिड लेंगे। इस पायरोइक एसिड में से हम एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोइक एसिड। तो हाइपोइक एसिड कहाँ से आया? हमने पेरेंट एक एसिड लिया, उसमें के दो मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से एक वाटर निकाला तो हमें मिला डाइइक एसिड। डाइइक एसिड में से हमने एक ऑक्सीजन निकाला, हमें मिला हाइपोइक एसिड। अब इसी डाइइक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? पर ऑक्सो डाइइक एसिड। तो पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड किया था तो पर ऑक्सो मोनोइक एसिड मिला था, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। अब हमने यहाँ पे डाइइक एसिड ले लिया, दो मॉलिक्यूल ले लिए, इसके अंदर जब हमने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो वह बन गया पर ऑक्सो डाइइक एसिड। ठीक है, तो आई होप आपको ग्रॉसली ये समझ में आया। अब हम इसी को फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सो शुरू करते हैं पेरेंट एक एसिड से फिर से। तो पेरेंट एक एसिड फास्फोरस का आपको याद होना चाहिए कि कौन सा होगा, वो होगा H3PO4, दैट विल बी फॉस्फोरिक एसिड। और इसमें से हम एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पेरेंट अस एसिड। तो पेरेंट एसिड अस एसिड क्या बन जाएगा? H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इस फॉस्फोरस एसिड में से अगेन एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोअस एसिड। तो हाइपोअस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट हमने क्या किया? पेरेंट अस एसिड में से एक H2O को माइनस किया, तो H2O को माइनस करेंगे फॉस्फोरस एसिड में से तो हमें मिलेगा HPO2, इसे हम बोलेंगे मेटाफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड में से भी ऐसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो मिलेगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। HPO3 के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक X लिखा है। ठीक है, तो ये X क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि HPO3 अकेले में एज अ सिंगल मोनोमर यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा ही एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे जब आप स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करोगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं फॉस्फोरस एसिड पे फिर से वापस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने फॉस्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लिया और उसमें से एक H2O को माइनस कर दिया, तो क्या बनना है? यहाँ पे डाइअस एसिड या पायरोअस एसिड। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेल आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विथ 2। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? H3PO3 मल्टीप्लाई कर दो सबको 2 के साथ तो ये बनेगा H6P2O6। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे तो बन जाएगा H4P2O5। राइट, तो ये आपके पास पायरो
फॉस्फोरस एसिड का इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा और पायरोफॉस्फोरस एसिड को हम क्या कहेंगे, डाइअस एसिड भी कहेंगे. सो दिस विल बी डाइफॉस्फोरस एसिड H4P2O5. सिमिलरली हम इसी को फॉस्फोरिक एसिड के लिए भी यूज करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन दो मॉलिक्यूल्स को लेंगे और दो मॉलिक्यूल्स को लेके उसमें से एक H2O को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगेन H6 बनेगा, P2 बनेगा, O8 बनेगा. H6 में से दो हाइड्रोजन को निकालेंगे तो H4 हो जाएगा, साथ में P2 और 8 ऑक्सीजन में से एक निकालो तो O7. H4P2O7 बनेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड या डाइफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया था, पेरेंट एक एसिड में एक ऑक्सीजन को ऐड किया था, राइट. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐड करने पे H3PO5 और इसे हम बोलेंगे पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है H3PO4 का, उसमें एक ऑक्सीजन को ऐड किया है. ठीक है, उसके बाद हम फिर से चलते हैं डाइफॉस्फोरिक एसिड पे. तो डाइफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा H4P2O6. और अगर एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो वेल क्या बनेगा, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O8. ठीक है, अब ये जहां जहां पे पर ऑक्सो लिखा हुआ दिखेगा या पर ऑक्सी दिखेगा, वहां पे स्ट्रक्चर्स में हमेशा एक पर ऑक्साइड लिंकेज जरूर प्रेजेंट होगा, दैट इज O सिंगल बॉन्ड O. तो पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड में और पर ऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, इनमें आपको पर ऑक्साइड लिंकेज जरूर दिखाई देगा. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है. अब इसको 2-3 बारी आप अपनी नोटबुक में खुद से लिखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कभी भी आपको जब किसी भी कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला लिखना होगा तो आप जल्दी से लिख लोगे. ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा. आप लोगों ने बहुत आसानी से अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के नेम्स और फॉर्मूलाज को सीख लिया है. इसी तरीके से हम आगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के नेम्स फॉर्मूलाज को, उनके स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और बहुत सारे और ट्रिक्स, कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे. इसके साथ साथ हमारी डिटेल्ड चैप्टर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है जहां पे आप हर एक चैप्टर के अच्छे से डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें. अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं. और अगर आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं तो वेल आप हमें मेल भी कर सकते हैं at h2chemistry@gmail.com. So I hope you are going to do very well for your examination. Wishing you all the best. Bye bye.